हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 3 जिसका नाम है लिटरेरी ट्रेंड्स फ्रॉम डंटे टू शेक्सपियर। यानी दंते से लेके शेक्सपियर तक साहित्य रुझान। यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि साहित्य की दुनिया में दंते से लेके शेक्सपियर तक जितने भी जो साहित्यकार हैं जो आए थे, उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया था साहित्य की दुनिया में। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, उस समय पर लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। एक तो थे ऑथर यानी लेखक। उस समय पर न्यूटन हो गए, मैचिविली हो गए, लूथर हो गए, कार्वेंट हो गए। तो ये उस समय पे बड़े बड़े महान ऑथर थे जिन्होंने अपनी किताबें लिखी थी और लोगों के साथ अपना नॉलेज को शेयर किया था। और दूसरा था प्रिंटिंग प्रेस। तो उस समय पे जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका डेवलपमेंट हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था। तो जो ऑथर थे वो अपनी किताब छपवा सकते थे और लोगों के साथ अपना नॉलेज को शेयर कर सकते थे। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो रोल है ना वो तो प्रिंटिंग प्रेस का ही रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की मदद से अब जो भी राइटर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो गए या रिलीजियस लीडर हो गए, वो आसानी से अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब वो प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से जो पैम्फलेट थे उसको छपवाया जाता था। और ये मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर तरीका था लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाने का, है ना। पैम्फलेट छपवाए जाते थे और उस टाइम तक फिर न्यूज़पेपर भी आने लग गए थे, लोगों में न्यूज़पेपर बांटे जाने लगे थे। और इन्होंने ना काफी सारे मूवमेंट्स को ना एक तरीके से चिंगारी का काम करा। क्योंकि देखिए, अगर आप वो देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, उसमें भी क्या था, एक न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था, है ना। जो जनता द्वारा होता था, जनता के लिए ही होता था। उसमें मतलब बताया जाता था कि आज हमें कहाँ मूवमेंट करना है, किसके खिलाफ मूवमेंट करना है, कैसे मूवमेंट करना है। तो देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस ने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया हर मूवमेंट में। और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जब साहित्य का इतना प्रचार प्रसार होने लगा था, तो जो लोग है ना वो भी पढ़े लिखे हो गए थे, लिटरेट हो गए थे। अब लोग ना गरीबी से उठने लग गए थे और मिडिल क्लास में आने लग गए थे। जैसे कि लोग अब टीचर बनने लग गए थे, डॉक्टर बनने लग गए थे, इंजीनियर बनने लग गए थे। तो मतलब पढ़े लिखे लोगों की कैटेगरी में अब आने लग गए थे। अब लोग गरीबी से ऊपर उठ चुके थे और उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो चुका था। इसके कारण अब वो ना जो जितने भी मूवमेंट हो रहे थे उनको लीड कर सकते थे। अब उनके पास मतलब उनको सही और गलत का ज्ञान हो चुका था, उनको सब चीजें पता चल गई थी ज्ञान के माध्यम से। और उन्होंने फिर जो मूवमेंट चल रहे थे जितने भी, चाहे वो कोई भी रेवोल्यूशन हो गया, कोई भी बड़ा से बड़ा मूवमेंट हो गया, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसमें। अब देखिए, हम लिटरेरी ट्रेंड के बारे में पढ़ने वाले दंते से लेके शेक्सपियर तक। तो दंते से लेके शेक्सपियर तक सबसे पहले जो इन्होंने मतलब एक सीरीज में बताया गया था वो उनकी टी.एस. एलियट के द्वारा बताया गया था। आपको इनकी इमेज दिख रही होगी। तो ये ना यूरोप के बहुत ही बड़े पोएट थे और ये एक पब्लिशर भी थे और प्ले राइटर भी थे और साथ ही साथ इनका काफी सारा साहित्य में योगदान भी था। तो जो एलॉयड थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो लिटरेचर है उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ दंते से लेके शेक्सपियर तक। इसलिए हम यहाँ पे दंते से लेके शेक्सपियर तक पढ़ने वाले हैं कि दंते ने सबसे पहले अपना क्या योगदान दिया, फिर उनके बाद कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया। अब देखिए, लेट मेडिवल में और अर्ली मॉडर्न पीरियड में सबसे ज्यादा लिटरेरी एडवांसमेंट हुआ अराउंड 16 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में। तो उस समय पे कई सारे ना स्टाइल उभर कर आए, है ना। लिखने का सबका स्टाइल अलग अलग होता है ना, जैसे इटालियन स्टाइल हो गया, अमेरिकन स्टाइल हो गया, यूरोपियन स्टाइल हो गया। ऐसे उस समय पे कई सारे ना मॉडर्न जो राइटिंग स्टाइल थे वो उभर कर आए थे और लिटरेरी में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका था। अब लोग ना लिखने के साथ साथ इमेजेस का भी इस्तेमाल करने लगे थे, है ना। बीच बीच में लिखते थे और साथ में इमेजेस भी डालते थे ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो और रुचि लेकर पढ़ सके। और साथ ही साथ वो अपने जो भी लिखते थे उसमें पोएटिक फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं साहित्य, अगर उसमें एक छोटी सी प्यारी सी कविता आ जाए तो आपका पढ़ने का और भी ज्यादा मन करता है ना, और आपको पढ़ते पढ़ते और खुश भी हो जाते हैं। तो लोग अब पोएटिक फॉर्म का भी इस्तेमाल करने लगे थे उसमें। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, उस समय पे रेनेसेंस चल रहा था, कई सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे कैथोलिक चर्च के बीच में, प्रोटेस्टेंट चर्च के बीच में, एनलाइटनमेंट भी हो रहा था जो अभी आप पढ़कर आए हैं पिछले चैप्टर में। तो इसी ने मतलब एक तरीके से फ्यूल का काम करा लिटरेसी रेवोल्यूशन के लिए, है ना। साहित्य की दुनिया में मतलब रेवोल्यूशन लाने में रेनेसेंस का काफी ज्यादा योगदान था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आई चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से रेनेसेंस आया, रिफॉर्म्स आए, एनलाइटनमेंट हुआ, लिटरेसी रेवोल्यूशन हुआ। और इसने ना एक तरीके से लोगों को प्रमोट करा लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। उस समय पे मतलब उससे पहले कोई लिखता और पढ़ता नहीं था ना, सब गरीब लोग थे। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, जैसे ही लोगों में आइडिया बंटना स्टार्ट हुए, किताबें छपने लगी, स्कूल बनने लगे, यूनिवर्सिटीज बनने लगी, अब लोगों ने लिखना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और लोग अब स्कूल भी जाने लगे थे और यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ने लगे थे। तो वहां पे ना कई सारी टाइप की एजुकेशन मिलती थी। अब वहां पे बड़े बड़े महान फिलोसोफर होते थे, जो भी आप पिछले चैप्टर में पढ़कर है ना, कितने महान फिलोसोफर थे। चाहे वो लॉक्स हो गया, हॉब्स हो गया, उनकी जो विचारधारा थी उनको भी पढ़ाया जाता था।
शेक्सपियर के जो विचारधारा है, पैट्रियार्च हो गए, मैचियावेली हो गए। अभी आप जानेंगे कि इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया था। तो ये वहाँ के ना प्रोमिनेंट फिगर थे जो इन्होंने लिटरेरी की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि किसने अपना क्या योगदान दिया। तो देखिए, दंते का पूरा नाम था दंते एलिगिरी। आपको इनकी इमेज दिख रही होगी। तो दंते एलिगिरी एक इटालियन पोएट थे और इनको फादर ऑफ इटालियन लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इन्होंने जब रेनेसेंस का पीरियड चल रहा था उस समय पे अपने एक मास्टरपीस दिया था जिसका नाम था द डिवाइन कॉमेडी। आपको इसकी भी इमेज दिख रही होगी। तो ये जो डिवाइन कॉमेडी है, इन्होंने इसमें काफी ज्यादा फनी मतलब कॉमेडी लिखी हुई थी और ये उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गई थी क्योंकि कॉमेडी तो सभी पढ़ना चाहते हैं। आप कॉपी तो सबको ही पसंद है ना, कॉमिक्स, चुटकुले पढ़ना वगैरह। ये उस समय के काफी ज्यादा बड़े महान राइटर थे जिन्होंने इटालियन में अपनी कॉमेडी लिखी थी। और इनका जो ये मास्टरपीस था ये मिडिल एज के शिफ्ट को दर्शाता है। यानी इन्हीं के बाद से जितने भी आगे राइटर आए ना, उन्होंने फिर मतलब लिटरेसी की दुनिया में एक तरक्की हासिल कर दी थी। मतलब पूरी तरीके से लिटरेचर को बदल के रख दिया था। और शुरुआत इनके दंते से ही हुई थी जब इन्होंने अपने डिवाइन कॉमेडी जो पब्लिश करी तो इतनी ज्यादा फेमस होगी कि मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया था, लिटरेरी रेवोल्यूशन आ गया था। अब बहुत सारे जो ऑथर्स थे वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे, अच्छा अच्छा लिखना, कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दिए, तो लोगों में फैलाना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए इनकी जो इनोवेशन थी द डिवाइन कॉमेडी, इसके अंदर ना पोयम भी लिखी हुई थी। यानी मतलब जो पोयम लिखी हुई थी ना, वो तेरजा रीमा की पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई थी। तो जो तेजा रीमा एक पोएटिक फॉर्म है जिसमें मतलब क्या होता है कि 3 सेंटेंस होते हैं और जो पीछे के जो 2 सेंटेंस होते हैं वो आपस में राइम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मुहावरे नहीं बोलते, जैसे शायरी बोलते हैं, इसमें पीछे सेंटेंस मैच करते हैं, राइमिंग राइमिंग होती है, वैसे उस टाइम पे पोयम में लिखी जाती थी। तो उसका एक पोएटिक फॉर्म होता है तेजा रीमा। तो उन्होंने अपनी इनोवेशन में इस पोएटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया था। और अपनी जो डिवाइन कॉमेडी है इसमें कॉमेंट्रेटरी करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, कल्चर को लेकर, है ना। तो जो इटालियन का जो पॉलिटिक्स थी, वहां पे जो भी व्यवस्था चल रही थी उस समय पे, तो पॉलिटिक्स को लेकर वो कॉमेडी करते हैं और वहाँ के कल्चर के बारे में कॉमेडी करते हैं। तो इन्होंने ना अपनी किताब के माध्यम से उस समय के जो कल्चर था ना, इटालियन कल्चर को काफी ज्यादा प्रभावित करा था। और इन्होंने अपने ना लिटरेचर के माध्यम से आने वाली जो जनरेशन है पोइट्स की और राइटर की, उनको काफी ज्यादा प्रभावित करा। अब दंते के बाद आते हैं पेट्रियार्क। तो ये भी एक इटालियन पोएट थे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने भी सर पे पत्तियां पहन रखी हैं। तो जो इटालियन लोग थे सर पे पत्तियां पहनते थे बुरी नजर से बचने के लिए। तो इन्होंने ना सबसे ज्यादा जो योगदान था वो ह्यूमनिज्म पे दिया था। तो ये वहाँ के सबसे अर्लीस्ट ह्यूमनिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट वो होते हैं जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। तो आपको इनका इमेज में लिटरेरी वर्क दिख रहा होगा। ये क्या करते थे, जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको कलेक्ट करते थे। यानी पुराने जो कवियों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा उनको कलेक्ट करते थे, जो भी बात लिखी होती थी, और उनको अपनी लैंग्वेज में यानी इटालियन भाषा में कन्वर्ट करके और लोगों को आसानी से समझाते थे। तो उनका जो लिटरेरी वर्क होता था वो क्लासिकल टेक्स्ट में होता था और ये रेनेसेंस के दौरान काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो रेनेसेंस तो फेमस ही इसलिए क्योंकि उसमें पुरानी चीजों का रिन्यू हो रहा था, रिन्यूएशन हो रहा था। तो पुरानी चीजों का इन्होंने क्या करा था, पैट्रियार्क ने जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको ट्रांसलेट करा था अपनी भाषा में और लोगों को आसान भाषा में बताया था कि उन्होंने में क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने नॉलेज का प्रचार प्रसार करा। तो देखिए इन्होंने शुरुआत में जो पोएट्री से स्टार्ट करी थी, ये अपनी खुद की पोयम लिखते थे और आपको इमेज भी दिख रहा होगा इनकी पोयम में। अब इनकी पोयम ना एक सोनेट फॉर्म में लिखी हुई थी। सोनेट टाइप की ना पोएट फॉर्म है। अब आप इमेज में देखिए। अब देखिए इनके जो पीछे का जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो सेम साउंड करता है ना, इसलिए सोनेट इसको फॉर्म कहा जाता है। क्योंकि सोनेट का मतलब है साउंड, यानी बोलने पे जो मतलब साउंड निकल रही है वो सिमिलर होती है। अब जैसे कि आप इनकी पोयम पढ़ सकते हैं, पीछे क्या है, फेम, फिर है लैंड और फिर है स्टैंड, है ना। दोनों बोलने में सेम सेम है इसलिए बी भी लिखा हुआ है इनके आगे। फिर ए के बाद नीचे ए आ जाता है, फ्लेम। देखिए फेम और फ्लेम दोनों सेम सेम है। फिर आ जाता है नेम, ये भी सेम सेम है, इसलिए ए ए, जैसे ए बी बी लिखा है फिर ए ए लिखा है। जो सेम साउंड करते हैं वो ए ए हो जाएंगे और जो दूसरा साउंड करते हैं वो बी बी हो जाएंगे। जैसे कि फेम, फ्लेम, नेम, फ्रेम, लैंड, स्टैंड, हैंड और कमांड। तो ये इनकी मतलब पोयम लिखने की शैली थी। तो इन्होंने जो ये पोयम लिखी थी, इस पोयम को नाम दिया था पेट्रियार्चन सोनेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्ट थे। इन्होंने अपने कई सारे आइडियाज और ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी उनकी फिलोसफी रही है, इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में फैलाया था। तो देखिए इनका जो मेन डेवलपमेंट रहा है वो लैंग्वेज को लेकर रहा है। उस समय पे जो इटालियन लैंग्वेज थी वो काफी कमजोर थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं जाती थी। इन्होंने इटालियन लैंग्वेज को काफी ज्यादा मॉडर्न कर दिया था।
अपने जिन्होंने जितने भी साहित्य लिखे वो सब इटालियन भाषा में लिखे, ताकि लोग अब इटालियन भाषा को पढ़ पाएं और लिख पाएं और उसको समझ पाएं। इसकी वजह से क्या हुआ था कि इन्होंने वो इटालियन लैंग्वेज में काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर दी थी, है ना। अब वहाँ पे इटालियन लैंग्वेज काफी ज्यादा फैल चुकी थी, तो इन्होंने लैंग्वेज में तो अपना योगदान दिया है, साथ ही साथ इन्होंने इंटेलेक्चुअल थॉट्स में भी अपना योगदान दिया है। इंटेलेक्चुअल थॉट्स मतलब होता है विचारों में योगदान देना, यानी जो अच्छे अच्छे विचार हैं लोगों को अच्छे अच्छे विचारों की तरफ प्रेरित करना, कि अच्छे विचार क्या हो सकते हैं, लोगों को क्या राइट्स मिल सकते हैं, लोगों के अधिकारों की बात करी, है ना, लोगों को क्या क्या मतलब अधिकार उनके होते हैं, नेचुरल राइट्स वगैरह, उन सब की बात करी थी। अब इनके बाद आते हैं गियोवानी बकैकियो। तो इन्होंने भी पत्नियां पहनी है, तो इसका मतलब ये भी एक इटालियन पोएट है। तो बकैकियो भी एक ह्यूमनिस्ट है, इन्होंने भी ह्यूमनिज्म पे काफी लिखा है। आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी थी इसका नाम था डे कैमरोन। तो आप इसका फ्रंट पेज देखिए, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो लड़कियों के सामने गिटार बजा रहा है, उनको इम्प्रेस कर रहा है। तो ये ह्यूमनिज्म को दर्शाता है। ह्यूमनिज्म का मतलब ये कि ह्यूमन से प्रेरित होकर कोई भी आर्ट या फिर कुछ भी साहित्य होना। तो जैसे कि आपको इमेज में ह्यूमंस दिख रहे हैं, तो इन्होंने ह्यूमनिज्म पे लिखा हुआ था, ह्यूमन के इमोशंस के बारे में बताया था, और ह्यूमन कैसे सोचते हैं, उनके विचारों के बारे में बताया था, उनको मतलब उनकी इमेजिनेशन क्या थी उसके बारे में इन्होंने अपना सारा किताब में अपनी बताया है। तो इस किताब का नाम था डी कैमरॉन। तो ये एक क्लासिकल राइटर थे, तो ये क्लासिकल लिटरेचर लिखते थे। और जब रेनेसेंस चल रहा था तो उस समय पे जो इंडिविजुअल है यानी जो ह्यूमन है उसकी क्या अचीवमेंट्स है और ह्यूमन के जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। तो देखिए इनकी जो किताब है डी कैमरॉन, इसमें उस समय की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में दर्शाया गया है कि उस समय का समाज कैसा था और वो क्या करता था, और उसमें नरेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स के बारे में बताया गया है, यानी उसमें उस समय पे कैसी कहानियां सुनाई जाती थी तो उसके बारे में बताया गया है। तो बकैकियो ने अपने डी कैमरोन में काफी सारी कहानियां बताई हैं, उन कहानियों के माध्यम से ह्यूमन इमोशंस को दर्शाया है। और इनकी जो ये किताब थी डी कैमरोन, इनसे ना काफी सारे जो लोग थे वो इंस्पायर हुए थे, जैसे कि चौसर और शेक्सपियर। इनके बाद आते हैं मैचिवली। तो इनकी सबसे फेमस किताब थी जिसका नाम था द प्रिंस। तो देखिए इनकी जो किताब थी द प्रिंस, उसमें मेनली गवर्नेंस के बारे में बताया गया था। इन्होंने एक नया रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दिया था। अब देखिए उस समय पे क्या होता था कि जो भी राजा डिसीजन लेता था उसमें चर्च का पार्टिसिपेशन होता था ना, हस्तक्षेप होता था। जो चर्च था जो भी नियमों कानून बनाता था वो अपने हिसाब से बनाता था। तो वैसे ही यहाँ पे जो मैचिविली है वो अपने प्रिंस के माध्यम से ये बताते हैं कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसमें कोई भी रिलीजियस का मतलब जो रिलीजन है उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रेडिशनल एथिक्स हो गया, रिलीजन हो गया या फिर चर्चेस वगैरह हो गया, उनका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब राजा फैसला लेता है उसको लोगों की भलाई में लेना चाहिए। तो इन्होंने उस समय के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उसको चैलेंज करा, और साथ ही साथ इन्होंने जो कैथोलिक चर्च के जो हस्तक्षेप हो रहा था उसको भी नकारा। इन्होंने बेसिकली मोरल आइडियाज पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करा जाए तो मोरल आइडियाज का ध्यान रखा जाए। तो मैचिविली ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन लिवी। आपको इसकी इमेज दिख रही होगी। तो मैचिविली ने अपनी किताब के माध्यम से रिपब्लिकनिज्म पर जोर दिया है, यानी वो कहते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी गणतंत्र होना चाहिए जिसमें मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों के हिसाब से जो सरकार है वो चुनी जानी चाहिए और लोगों के हित में होनी चाहिए सरकार। तो इनका जो ये आइडिया था ना उस समय के पॉलिटिकल थॉट्स को चैलेंज करता है, क्योंकि उस समय पे क्या होता, राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, और उस समय पे लोग सोचते थे कि इनको भगवान ने भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, है ना, भगवान के ये दूत है। तो ऐसे में जो इनकी जो किताबें इन्होंने छापी थी ना काफी रेवोल्यूशनरी थी, उसमें ऐसे ऐसे आइडियाज लिखे हुए थे जो उस समय के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उनको चैलेंज करते थे। अब इनके बाद आते हैं थॉमस मोरे। तो इनका जन्म लंदन में हुआ था और इनकी जो किताब थी उसका नाम था यूटोपिया। तो ये इंग्लिश ऑथर थे, इंग्लिश ऑथर मतलब ये इंग्लैंड में होते इसलिए इंग्लिश ऑथर थे, और इनकी जो किताब थी यूटोपिया उसमें मेनली उस समय की जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी और वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में समझाया गया था। और ये जो पूरी किताब है इसको लैटिन भाषा में लिखा गया था। तो थॉमस मोरे ने अपनी किताब यूटोपिया में मेनली रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी बताया था। उन्होंने उनकी ना अलग ही मान्यता थी और इसकी वजह से उनको फांसी की सजा हो गई थी। वहाँ के जो राजा थे किंग हेनरी एट, तो उनसे ना उनका क्लैश हो गया था और उनकी ना एक पोजीशन थी चांसलर की, तो उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया था और फिर बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो उनको फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने रिलीजियस बिलीफ को चुनौती दी थी। उस समय में क्या माना जाता था, जो राजा होता था उसको भगवान ने भेजा है, वो भगवान का दूत होता था और उसको भगवान ने हमें और हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा हुआ है। लेकिन थॉमस मोरे ने उनको चैलेंज करा। उन्होंने बताया राजा का मतलब कोई दूत वगैरह ये है नहीं, ये नॉर्मल आदमी है। और वहाँ के जो चर्चेस वगैरह थे उनको भी चैलेंज करा था, उनकी जो पुरानी मान्यताएं थी, जो पुराने परंपरा
रहा थे उनको भी चैलेंज किया था। इसी के कारण जो राजा होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है। तो जब इन्हें फांसी दे दी जाती है तो इसके बाद से इनकी जो ये किताब थी यूटोपिया काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और लोगों में प्रसिद्ध हो जाती है, जिसमें इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम की बात कही थी। अब इनके बाद आते हैं इरेस्मुस। तो जो इरेस्मुस थे ये डच पोएट थे और इनकी जो किताब थी उसका नाम था इन प्रेज ऑफ फॉली। और ये भी ना ह्यूमनिस्ट थे, यानी इन्होंने भी जो अपनी रचना लिखी थी वो ह्यूमनिज्म पे लिखी थी। और ये अपनी किताब के माध्यम से जो वहाँ की सोसाइटी थी और जो चर्च था और वहाँ पे जो अंधविश्वास फैला हुआ था तो ये उसकी आलोचना करते हैं। तो इनका मानना था कि जो क्रिश्चियनिटी का जो मूल स्रोत है वहां पर हमें वापस लौट जाना चाहिए। और ये धार्मिक को ना व्यक्तिगत मामला बताते थे, यानी देखिए पहले क्या होता था कि जितने भी लोग प्रेयर करने आते थे वो चर्चेज में आते थे, यानी वो घर पे प्रेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो इरोसमस है वो कहते हैं कि जो लोग है ना वो मतलब जो धार्मिक मामला ही व्यक्तिगत है, यानी तुम घर पे भी बैठे बैठे आपको चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस समय पे जब मानवतावादी आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उन्होंने उन मानवतावादी आंदोलन के लिए जो आइडियल्स थे यानी जो उनके आदर्श थे उनको निर्धारित करा। जैसे कि उनका मानना था कि लोगों को समानता मिलनी चाहिए और लॉजिक की बात करी उन्होंने, यानी जो भी प्रथाएं वगैरह चलाई जा रही थी उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। और उन्होंने नैतिक गुणों की बात करी। अब देखिए उन्होंने फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन तो दिया, साथ ही साथ उन्होंने लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन भी दिया, यानी उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लैटिन भाषा पे दिया। उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो लैटिन भाषा में लिखी और वो लैंग्वेज की स्टडी भी किया करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था लैटिन भाषा को फिर से रिवाइव करने में। उन्होंने बिल्कुल लैटिन भाषा को इतनी शुद्ध भाषा में लिखा था कि जो लैटिन भाषा थी वो रिफाइन हो गई थी और दोबारा से अस्तित्व में आ गई थी। फिर इनके बाद आते हैं एडमंड स्पेनर। ये भी अंग्रेज थे, ये भी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो इनकी एक किताब थी जिसका नाम था द फेरी क्वीन। तो ये 16th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी और इन्होंने जब अपनी पोयम लिखी थी तो इसमें एक यूनिक स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था जिसको स्पेंसरियन स्टैंजा भी कहा जाता है। तो देखिए स्टैंजा क्या होता है, एक टाइप का छोटा सा पैराग्राफ होता है। तो इनकी जो कहानी थी यानी इनकी जो पोयम थी उसमें जो स्टैंजा था उसमें 8 लाइन हुआ करती थी और उन 8 लाइनों के बाद फिर एक लाइन, एक सिंगल लाइन हुआ करती थी। तो इसको ना इम्बिक पेंटामीटर बोला जाता था और उस सिंगल लाइन को इम्बिक हेक्सामीटर। ये कुछ नहीं है, बस ये लिखने की स्टाइल है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो कहानी थी फेरी क्वीन, जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी ना उनके शासन काल को दर्शाने के लिए ये कहानी लिखी गई थी और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, चाहे तो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। तो उसमें जो रानी दिखाई गई है वो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम है, तो उनके शासन काल के बारे में दिखाया जाता है उसमें। तो एक तरीके से स्पेंसर ने अपनी इस कहानी के माध्यम से क्वीन एलिजाबेथ के जो शासन काल है उसको श्रद्धांजलि दी है। अब इनके बाद आते हैं विलियम शेक्सपियर। तो ये भी एक इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइटर थे। प्ले राइटर वो होता है जो नाटक वगैरह लिखता है, जो कहानियां वगैरह लिखता है। तो इनका ना एक डायलॉग था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ था कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी और नाम से ही बुलाएं तो वो सुगंध ही देगा, है ना। अगर हम किसी भी चीज का नाम बदल दे तो उसका कोई जो कार्य होता है वो नहीं चेंज हो जाता। तो विलियम शेक्सपियर ने यही उनका जो डायलॉग था फेमस हो गया था कि नाम में क्या रखा है। और ये उस समय के सबसे बड़े इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने 38 प्लेज लिखे हुए हैं, 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं। सोनेट्स मतलब जिसके जो साउंड की आवाज होती है वो सेम आती है ना, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है पोएम्स में, तो उन्हें सोनेट्स कहा जाता है। और इन्होंने साथ ही साथ 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी लिखी हैं। और देखिए इनकी जो सोनेट होती थी वो थोड़ी अलग होती थी। मैंने आपको जो पहले वाली जो सोनेट दिखाई थी पैट्रियार्क की, उसकी जो पीछे के जो वर्ड्स होते थे वो सेम आवाज करते थे। लेकिन जो शेक्सपियर की जो सोनेट थी उसके जो वर्ड होते थे वो लास्ट में नहीं होकर बीच में होते थे। आवाज तो सेम निकालते थे, मतलब जो आवाज आती थी वो सेम सेम होती थी, लेकिन जो वर्ड्स होते थे वो बीच में होते थे लाइन के, ना कि आखिरी में। और इन्होंने कई सारी रोमांटिक पोएम्स भी लिखी हैं और इन्होंने बच्चों के लिए भी पोएम्स लिखी हैं। तो शेक्सपियर ने अपनी पोएम के माध्यम से ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन के जो इमोशंस है उसको दर्शाते थे। और इनके जो लिखने की शैली थी वो इम्बिक पेंटामीटर थी और स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम में लिखी होती थी, यानी जो वर्ड्स थे वो राइम तो करते थे, साथ ही साथ उनके जो स्टैंजा होते थे उनमें पर्टिकुलरली लाइन लिखी होती थी। कोई 4 लाइनों का होता था, कोई 5 लाइन का, कोई 8 लाइन का। और तो और शेक्सपियर ने अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करा है। इन्होंने ह्यूमन की इमोशंस को बताया है, नेचर को भी कवर करा है और भी कई सारे जो सामाजिक टॉपिक्स हैं समाज को कवर करा है, पॉलिटिक्स को कवर करा है, इमोशंस को, लव को।
काफी सारी चीजों पे इन्होंने पोयम लिखी है। पर देखिए इन्होंने पोयम में जितना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो जब ये जीवित थे, जब इनको इतनी मतलब ज्यादा फेम वगैरह नहीं मिला था, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई थी, इनके मरने के बाद जो इनकी कहानियां थी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी और आज भी इनको पढ़ा जाता है। यानी इनके मरने के बाद इनको काफी ज्यादा प्रसिद्धियां मिली थी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो ग्रामर की बात हो या प्रोनाउंसिएशन की। तो देखा जाए तो जो शेक्सपियर थे, इन्होंने साहित्य की दुनिया में एक बड़ी विरासत छोड़कर गए थे। तो यहीं पे ये लेसन फिनिश होता है। तो हमने दंते से लेके शेक्सपियर तक जान लिया कि किसने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर में। तो मेनली आपको ये बताना चाहिए कि किसने कौन सी लैंग्वेज में अपना क्या कौन सी पोयम लिखी है, कौन सी कहानी लिखी है, जो इनकी जो मेन मेन जो रचना है ना, बस वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। और मेनली इनका जो लिखने का स्टाइल है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो मतलब मेनली पेपर में आपको बस ये लिख कर आना है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी इसको डाल दीजिए। और अगर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।